वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। टेस्ट नंबर 485 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों पर, और टॉपिक है युद्ध कला और परंपरागत खेल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आज डेट हो गई है 1 अगस्त 2020। इनमें से किन युद्ध कलाओं को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था? शिलाबंब, कलारीपयट्टू, गतका, परिखंडा। बताइए कौन सा करेक्ट है। कौन सी युद्ध कलाएं हैं जिनको ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था? अपनी इनसिक्योरिटी के लिए किया गया होगा। कलारीपयट्टू है, शिलाबंब भी है, गतका और परिखंड नहीं है। तो ए और बी इसका आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 इसका आंसर है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए, कलारीपयट्टू तथा शिलाबंब युद्ध कला को ब्रिटिश काल में प्रतिबंधित किया गया था। कलारीपयट्टू भारत की सबसे पुरानी युद्ध कला है और इसका संबंध है केरल से। यूपीएससी की फेवरेट है, बहुत बार प्रश्न पूछा पिछले 10 वर्षों में। कलारी का अर्थ होता है एक ऐसा विद्यालय जहां युद्ध कला का अभ्यास किया जाता है, और इसमें नकली, द्वंद्व युद्ध और सशस्त्र तथा निशस्त्र संघर्ष और शारीरिक अभ्यास जो है इसमें शामिल है। इस कला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसकी युद्ध शैली। बात करें शिलाबंब की, तो शिलाबंब लाठी चलाने की कला है जो तमिलनाडु की आधुनिक और वैज्ञानिक मार्शल आर्ट है। बात करें गतका की, तो गतका का संबंध पंजाब से है। इसमें हथियारों का कौशलपूर्ण उपयोग देखने को मिलता है। परिखंडा की बात करें तो राजपूतों द्वारा सृजित परिखंडा बिहार की युद्ध कला का एक रूप है। वास्तव में यह युद्ध कला जो है वो छऊ नृत्य का आधार है, जिसमें छऊ नृत्य के सभी तत्व सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मणिपुर की प्राचीन युद्ध कला और युद्ध कला का नाम क्या है? चेईबी गदगा। क्या नाम है मणिपुर की युद्ध कला का, प्राचीन युद्ध कला का? चेईबी गदगा से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, चेईबी गदगा युद्ध कला में तलवार और ढाल का उपयोग करके युद्ध किया जाता है। अब इसमें संशोधन करके तलवार के स्थान पर एक मुलायम चर्म आवरण युक्त छड़ी और एक चर्म निर्मित ढाल का उपयोग किया जाने लगा है। तो ये ढाल और छड़ी चमड़े की बनी है या लोहे की बनी है या लकड़ी का है? वो देखिए, चर्म का ही है, चमड़े का बना है। वो करेक्ट है, दूसरा वाला, पहला भी करेक्ट है। तलवार और ढाल का उपयोग किया जाता है चेईबी गदगा, तो सी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों विशेषताएं मणिपुर की युद्ध कला चेईबी गदगा से संबंधित हैं, और यह जो खेल है अपने कठिन नियमों के कारण प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ है युद्ध कला, उसके सामने लिखे हैं उससे संबंधित राज्य। थोड़ा के सामने हिमाचल प्रदेश लिखा है, लाठी के सामने बंगाल, मर्दानी खेल के सामने महाराष्ट्र। बताइए उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो थोड़ा युद्ध कला हिमाचल प्रदेश की ही है, लाठी बंगाल में प्रसिद्ध है, और मर्दानी खेल महाराष्ट्र में। करेक्ट है, सारे के सारे डी है इसका आंसर। तो देखिए, बात करें थोड़ा युद्ध कला की, तो इसका संबंध हिमाचल प्रदेश की खेल संस्कृति से है। इसमें खिलाड़ी के धनुर्विद्या कौशल का परीक्षण किया जाता है। इससे पशिश तथा साथिश दो दल जुड़े होते हैं, जिन्हें महाभारत के पांडवों तथा कौरवों का वंशज माना जाता है। बात करें मर्दानी खेल की, तो महाराष्ट्र का पारंपरिक सशस्त्र मार्शल आर्ट है ये मर्दानी खेल, और इसे भारतीय तलवार और डोरीदार बर्छी के उपयोग के लिए जाना जाता है। बात करें लाठी की, तो यह देश की प्राचीन युद्ध कला है। आज भी पंजाब तथा बंगाल के गांव में प्रचलित सबसे लोकप्रिय युद्ध कला के रूप में इसे जाना जाता है, लाठी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ है युद्ध कला, दूसरी तरफ है राज्य। पैका अखाड़ा युद्ध कला के सामने जम्मू कश्मीर लिखा है, और स्काई युद्ध कला के सामने लिखा है उड़ीसा। कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, पैका अखाड़ा युद्ध कला उड़ीसा की है, और स्काई युद्ध कला जो है वो जम्मू कश्मीर की है। दोनों के दोनों गलत हैं, इंटरचेंज करिएगा तो करेक्ट होगा, वरना डी है इसका आंसर। तो पैका अखाड़ा युद्ध कला दोनों गलत हैं। ये इसका संबंध उड़ीसा से है, कश्मीर से नहीं, इसलिए गलत है पहला। उल्लेखनीय है कि यह नृत्य तथा संग्राम का एक संयोजित रूप है। इसका उपयोग पहले योद्धाओं द्वारा किया जाता था, तथा अब इसका अभ्यास जो है वो प्रदर्शन कला के रूप में किया जाता है।
बात करें स्काई की, स्काई कश्मीर से संबंधित युद्ध कला है जिसमें तलवार और ढाल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ है युद्ध कला और दूसरी तरफ है संबंधित राज्य। काथीसामू के सामने आंध्र प्रदेश लिखा है और मल्ल युद्ध के सामने लिखा है तमिलनाडु और कर्नाटक। कौन सा करेक्ट है? काथीसामू आंध्र प्रदेश की है, करेक्ट है। मल्ल युद्ध कर्नाटक तमिलनाडु का है, दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। सी है इसका आंसर। तो देखिए काथीसामू युद्ध कला का संबंध आंध्र प्रदेश से है। उल्लेखनीय है कि इस कला में प्राचीन काल की राजसी सेना प्रवीण थी। प्रवीण मतलब निपुण। मल्ल युद्ध का संबंध दक्षिण भारतीय राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु से है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इस युद्ध कला का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। यह दक्षिण भारत सहित श्रीलंका तथा मलेशिया में भी लोकप्रिय है। इसमें कई पशु आधारित शैलियों का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस भारतीय युद्ध कला से संबंधित हैं? बताइए। कलारीपयट्टू, मुष्टि युद्ध, या फिर इनबुआई कुश्ती, या कट्टू बरिसाई। कलारीपयट्टू तो है नहीं, ये है कट्टू बरिसाई। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो कट्टू बरिसाई का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है जिसका अर्थ है खाली हाथ से संग्राम। यह परंपरा मुख्यतः दक्षिण भारत से संबंधित है और साथ ही यह श्रीलंका तथा मलेशिया में भी काफ़ी लोकप्रिय है। इस काल में उपयोग की जाने वाली प्रमुख तकनीकों में प्रहार करना, दबोचना तथा उलझाना सम्मिलित है। इसमें सांप, बाज, बाघ, हाथी, बंदर सहित कई अन्य पशु शैलियों का उपयोग जो है वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनबुआई कुश्ती। इनबुआई कुश्ती का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? हरियाणा, मणिपुर, नागालैंड या फिर मिजोरम। इनबुआई कुश्ती का संबंध है मिजोरम से। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए, इनबुआई कुश्ती के बहुत बड़े नियम होते हैं, बहुत कड़े नियम होते हैं और इसके अंतर्गत एक वृत्ताकार क्षेत्र से बाहर पैर रखने की मनाही होती है। और इस कला रूप को एक खेल की मान्यता तब दी गई जब मिजोरम के लोग बर्मा से लुसाई की पहाड़ियों पर प्रवास कर गए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। थांगटा युद्ध कला के संदर्भ में विचार करना है। यह मणिपुर से संबंधित सशस्त्र मतलब शस्त्र के साथ होती है युद्ध कला है और तलवार और भाला जो है इस युद्ध कला के प्रमुख तत्व हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा इसे प्रतिबंधित नहीं किया गया था। देखिए, जैसे कलारीपयट्टू को, शिलाबंब को प्रतिबंधित किया गया था अंग्रेजों द्वारा, ऐसे ही थांगटा, मणिपुर की थांगटा युद्ध कला को भी इन्होंने प्रतिबंधित किया था। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। तलवार और भाला इसके मुख्य अवयव हैं, मुख्य तत्व हैं। थर्ड को एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा दीजिए, केवल एक और दो। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, थांगटा का संबंध मणिपुर के मेहती समुदाय की युद्ध कला से है और थांगटा का इतिहास 17वीं शताब्दी में मिलता है जब मणिपुरी राजाओं द्वारा अंग्रेजों से लड़ने के लिए इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता था। उस समय अंग्रेजों ने इसे अपने लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। देखिए, थांग का अर्थ होता है तलवार और टा का अर्थ होता है भाला और इस प्रकार तलवार तथा भाला इस युद्ध के प्रमुख तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सरित सरक युद्ध कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थांगटा के विपरीत यह निशस्त्र युद्ध कला है, मतलब इसमें उसका तलवार और ढाल का उपयोग नहीं होता होगा। ये भी मणिपुर से संबंधित है। कौन सा करेक्ट है? सरित सरक युद्ध कला भी मणिपुर से ही संबंधित है, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और थांगटा में तलवार ढाल का यूज़ होता है लेकिन इसमें नहीं होता। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो थांगटा एक सशस्त्र युद्ध कला है जबकि सरित सरक इसके विपरीत निशस्त्र युद्ध कला है, मतलब इसमें हथियार का नहीं होता, थांगटा में होता है। इसमें हाथापाई के रूप में युद्ध किया जाता है और इस युद्ध का संबंध मणिपुर से है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। ये एक प्रसिद्ध भारतीय बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चीन में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म के हर मंदिर में इनकी मूर्ति विराजमान रहती है। चाइना में हर बौद्ध धर्म अनुयायी इनकी उपासना करता है।
इन्हें मार्शल आर्ट के जनक के रूप में जाना जाता है। चीन में मार्शल आर्ट की कला को लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इन्होंने ही चीन में मार्शल आर्ट और कुंफू जैसी विधा को सिखाया। ये आयुर्वेद, सम्मोहन, मार्शल आर्ट और पंच तत्वों पर काबू करने की विधा को जानते थे। ये कौन थे भाई? दलाई लामा, संयुगमन, शी हुआंगटी या फिर बोधि धर्मन? इसका आंसर दलाई लामा नहीं है, इसका आंसर है बोधि धर्मन, ऑप्शन नंबर बी। तो बोधि धर्मन एक प्रसिद्ध भारतीय बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चीन में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म के हर मंदिर में इनकी मूर्तियां विराजमान रहती हैं और चाइना में हर बौद्ध धर्म अनुयायी बोधि धर्मन की उपासना करता है। इन्हें मार्शल आर्ट के जनक के रूप में जाना जाता है। चीन में मार्शल आर्ट की कला को लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। बोधि धर्मन ने चीन में मार्शल आर्ट और कुंफू जैसी विधा को सिखाया। बोधि धर्मन आयुर्वेद, सम्मोहन, मार्शल आर्ट और पंच तत्वों को काबू करने की विधा जानते थे। तो मार्शल आर्ट किसका है? हमारा भारत का है, इंडिया का है, जो बहुत प्रचलित है चीन में, तिब्बत में। तो ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे आर्ट एंड कल्चर के। कुछ प्रश्न स्टेटमेंट बाउंसर मार रहे होंगे और बोरियत भी आ रही होगी पढ़ने में, लेकिन कम से कम एक बार तो इसको पढ़ ही लेना। और जिनको लगता है आर्ट एंड कल्चर काफ़ी टफ है, तो वो 3-4 प्रश्नों के लिए अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स मजबूत कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।